हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में जानेंगे हम प्रश्नावली 5.1 जो ये अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम सभी प्रश्नावली 5.1 सभी क्वेश्चन का हल जानेंगे। ठीक है, तो मैं हल कर दिया हूँ, केवल आपको समझना है। और जो भी आपको दिक्कत हो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करके तुरंत बताएं। एक शब्द का भी समस्या हो आप जरूर बोलें, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। और यदि वीडियो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इधर 3 बटन होंगे, 3 बिंदु, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे 144 पिक्सल लिखा होगा, उसको और आगे बढ़ाइए, 360 कीजिए, आपको पूरा साफ दिखाई देगा। अगर वीडियो अगर आपको धीरे धीरे लग रही है, मेरा आवाज़ आपको स्लो लग रहा है कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो उस ऊपर स्पीड कंट्रोल दिया होगा, वहाँ पे आप टिप कर 1.5x या 1.75x या 2x कर दीजिए, स्पीड बढ़ जाएगा और आपका ये बोरिंग भी नहीं लगेगा। अगर आपको धीरे धीरे नहीं पसंद है, तेज पढ़ाना पसंद है, तो नहीं धीरे धीरे समझ में आता है, तो आपके लिए ये आवाज़ सही है। समझिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो हमें कौन सही है वो बताना है, और कौन से कथन असत्य है और कौन गलत है वो भी बताना है। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए, कारण भी देना है। पहला, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बिंदु से होकर हम कई सारे रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से होकर अनेक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। दो अलग अलग बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, और असंख्य मतलब अनगिनत रेखाएं हो सकती है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली? बिल्कुल नहीं। दो बिंदुओं से आप किसी तरह कोशिश करके देख लीजिए, केवल एक और एक ही रेखा जा सकती है, तो ये गलत हो गया, असत्य। क्यों? क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा देख लेते हैं, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सही है कि गलत? तो यहाँ पे अगर यूक्लिड की अवधारणा देखें, आप किताब पढ़िएगा यूक्लिड की अवधारणा, उसमें यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार एक शांत रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से खींचा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ये मानना है यूक्लिड का। ठीक है, तो ये सत्य है। शांत रेखा मतलब यदि यह रेखा, जैसे यह रेखा हम खींच दिए, तो इसको चाहे तो हम इसे आगे भी और खींच के बढ़ा सकते हैं, ये मानना है। फिर है चौथा कि यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो निश्चित है कि दो वृत्त बराबर हैं एक दूसरे के, तो बिल्कुल उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। यहाँ पे ये बात सत्य है, इसमें कोई खास जरूरी नहीं है जानकारी की, क्योंकि हाँ, जब हम एक वृत्त के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को, एक वृत्त है वो जितना क्षेत्र घेरता है गोलाई में, उसको किसी दूसरे बराबर के वृत्त पर, उसी के जैसा वृत्त पर अध्यारोपित करते हैं, मतलब रखते हैं, तो क्या होगा? तो वे संपाती होते हैं, इसलिए इनके केंद्र और परिसीमाएं भी संपाती होते हैं। अब वो संपाती हो जाएंगे तो जहां उसका केंद्र होगा वहीं पर दूसरे वृत्त का भी केंद्र होगा, जहां पे उसकी परिसीमा होगी, परिधि होगी, उसी परिधि पर दूसरे वृत्त का परिधि होगा, और इस कारण से इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। आगे है नंबर 5, ये आकृति दिया हुआ 5.9, ये इसमें कह रहा है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू, ये जो ए बी रेखा है वो पी क्यू के बराबर है, और आगे कह रहा है कि जो पी क्यू है एक्स वाई के बराबर है, ए पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, यानी ए बी इसके बराबर या इसके बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर है, तो इसलिए ए बी बराबर एक्स वाई होगा ही होगा। ए बी जो है किसके बराबर होगा? एक्स वाई के, तो ये भी सत्य है। तो क्योंकि यूक्लिड के प्रथम अभिगृहित के अनुसार, आप किताब पढ़िएगा एनसीईआरटी का, तो उसमें मिलेगा आपको पहला अभिगृहित। वो अभिगृहित क्या है? तो उसके अनुसार जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिल्कुल समान होती है, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के बिल्कुल समान होती है, मतलब बिल्कुल वही होती है, तो वह सभी मामलों में एक दूसरे से समान होती है। ये यूक्लिड का पहला अभिगृहित है। अभिगृहित मतलब एक कल्पना होता है जिसपे मैथमेटिक्स सवाल हल किए जाते हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 क्वेश्चन अब जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 2 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? इसके कहने का मतलब है ये जो पद दिया गया है, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, इसको परिभाषित कीजिए
और कह रहा है कि क्या कुछ ऐसे भी पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और उन्हें कैसे आप परिभाषित करेंगे। इनके लिए इनसे पहले कुछ और पद की परिभाषा भी हमें, पदों की परिभाषा अपने से देना है। मैं यहाँ पे दिया हूँ, आपको देखना है, समझना है और देखते जाइए। तो पहले हम लिखेंगे इस बात को जो ये कह रहा है कि क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं, किनके लिए, इन्हीं पदों के लिए कुछ ऐसे भी पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की जरूरत है। तो हाँ है, उन्हें पहले परिभाषित कर लेते तब इनकी परिभाषा हम लोग देंगे। तो ये रहा कि हम बोलेंगे पहले हल में कि हाँ कुछ ऐसे पद हैं जिनकी परिभाषा इनके लिए जरूरी है। आपको एक और बात मैं बता दूं, ये वीडियो आप जब देख लिए, आपको समझ में आ गया तो एक बार किताब लेके अपने आप से हल कीजिए, ठीक है। एक नोट्स बनाते चलिए अपने से, बिना देखे रफ कीजिए, ठीक है ना। बाद में नोट्स बनाइएगा, एक बार इस तरह बना लीजिए और हो सके तो आप एक बोर्ड ले लीजिए जो कपड़े का होता है, जो प्लास्टिक का, वैसा बोर्ड, और उस पे खुद से समझाइए। मान के चलिए कि आप किसी को समझा रहे हैं, टीचर हैं आप, यानी आप खुद अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनिएगा तभी सब्जेक्ट आसान हो पाएगा। तो आप वहाँ पे जरूर ये काम कीजिए। 2 बार कर लेने के बाद, एक बार मुझसे समझ गए, एक बार रफ कर लिया, एक बार नोट्स पे बना लिया, एक बार बोर्ड पे बता दिया, तो जीवन में कभी नहीं बोलेगा आप मास्टर बन जाएंगे मैथ के। तो ऐसे ही कीजिए, बहुत काम आएगा। वो कौन कौन से पद है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बिंदु है, रेखा है, तल है, किरण है, कोण है, समकोण है, वृत्त है, चतुर्भुज है। तो इनकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, एक एक करके बिंदु जान लेते हैं। तो कह रहा है कि बिंदु यह एक ऐसा छोटा निशान है, तो हम जानते हैं कि बिंदु इस तरह टिप देते हैं तो ये बिंदु हो गया, जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता, लेकिन स्थान तो होता है इसका, और स्थिति भी होती है। भाई बिंदु है तो जरूर जरूर, भले मैं मानता हूँ ये गोल गोल है, न लंबाई न चौड़ाई, लेकिन फिर भी इसका कोई बीमा तो नहीं है, न बता सकते हैं कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, बहुत छोटी गई है, फिर भी इसका स्थान होता है, इसकी या स्थिति जरूर होता है, ठीक है। अब दूसरा है रेखा। यह रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा आप जानते होंगे, एक इस तरह सीधा खींच देते हैं तो वो रेखा हो जाता है, ये सिंपल भाषा में। तो यह क्या बोलते हैं हम उसमें कि लंबाई होता है लेकिन चौड़ाई नहीं रहता है, यानी यह चौड़ाई रहित तो लंबाई होती है, यानी बिना चौड़ाई वाली लंबाई होती है, और इसे दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है रेखा को खींचकर। रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी हम यदि रेखा खींचते हैं इस तरह, तो यहाँ पे भी बिंदु रहता है, यानी हर एक भाग बिंदु से मिलकर बना रहता है, ठीक है। बिंदु, सीधी रेखा स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती हैं। तो सीधी जो रेखाएं हैं निश्चित रूप से बिंदुओं से मिलकर बनी है, और सीधी और सपाट रूप में बनी है, यही बात समझाना चाहता है। अगला है तीसरा, पृष्ठ या तल, तल या पृष्ठ। तो इसकी तरह की तल क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है। सतह का नाम आप लोग सुने होंगे, समतल का नाम सुने होंगे, जमीन का नाम सुने होंगे, लेकिन उसमें हम सतह की, समतल की बात कर रहे हैं, तल की। तो क्या बोलता है तल इसके बारे में कि इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। आप जानते हैं कोई भी तल लीजिए, अब यही पन्ने को देखिए तो इसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है, इन्हीं यानी ये सपाट रहते हैं, ठीक है ना, इनकी ऊंचाई नहीं होती है, और इसके किनारे रेखाएं होती हैं। कोई भी समतल ले लेता हूँ, तो निश्चित है कि इसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है, और किनारे पर रेखाओं से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है ना। कोई भी समतल ले सकते हैं, आयत भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लंबाई, एक चौड़ाई, और ये जो है किनारे इसके रेखाओं से मिलकर बने हुए हैं, यानी ये पूरी समतल ही रेखाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि एक समतल पृष्ठ है, जो एक तल होता है जिसके समतल उसे कहते हैं जिसका तल हर जगह समान होता है, उसे समतल कहा जाता है, ठीक। वो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, अपने ही ऊपर सीधी रेखाओं, मैंने अभी बताया कि सीधी रेखाओं के मिलने से और उसके सपाट रूप में स्थित होने से, इस रेखा के सपाट में ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, सटा के थोड़ा दूरी हो जा रहा है, तब जाके पूरी लंबाई चौड़ाई वाला हिस्सा बना है। आगे बात समझे। फिर चौथा जान लेते किरण। तो रेखा का वह भाग जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु होता है। अब रेखा में भी हमें ऐसा रेखा लेना है जिसका केवल एक अंत बिंदु हो,
और दूसरा बिंदु क्या हो, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सके। यानी एक अंत बिंदु होता है और जिसका दूसरे सिरे बिंदु की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, किरण कहलाता है। जैसे ये जो मैं रेखा लिया तो यहाँ पे अंत बिंदु है, यहाँ से आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन ये वाला जो तीर चिन्ह लगा देते हैं हम, ये बताता है कि एक निश्चित दिशा में ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये अंत बिंदु और ये आगे बढ़ने वाली एक सिरा दिशा में, तो इस तरह के रेखा को हम लोग किरण कहते हैं। फिर आ गया कोण। जब दो किरणें एक बिंदु पर उभयनिष्ठ होते हैं, मान लीजिए हम दो किरणें ले लेते हैं, इसी बिंदु पर एक और किरण खींच देता हूं मैं, तो दो किरणें हो गए, एक ही बिंदु पर उभयनिष्ठ है, यानी ए ओ बी। तो यहाँ पे ए ओ लूंगा और ओ बी लूंगा, बी ओ लूंगा, तो ए ओ बी ओ पर उभयनिष्ठ है, बी ओ भी ओ पर ही उभयनिष्ठ है, दोनों ओ पर ही है। तो उनके बीच का जो भाग बना वही कोण कहलाता है। यहाँ पर इनके बीच ये जो भाग बन रहा है, तो जोड़ने की यही बीच में भाग बन रहा है, इधर भी भाग बन रहा है बीच में इनके, ये पूरा का पूरा कोण है। ये बाहरी कोण है, या अंतः कोण, ठीक। एक आता है समकोण। समकोण जान लेते हैं हम लोग, इसी प्रश्न के लिए आवश्यक है, इसलिए समकोण को भी हम ले रहे हैं। एक कोण जिसकी माप 90 डिग्री होता है, सब जानता है कि 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। इसकी दोनों भुजाएं परस्पर लंब होती हैं। यानी समकोण कब बनता है, जब एक भुजा पर दूसरा 90 डिग्री का लंब होता है, लंब होते, ये इसके लंब है, ये इसके लंब है, ये दोनों एक दूसरे के लंब है। ए ओ बी अगर नाम रखा जाए तो ए ओ जो है लंब है ओ बी के, और ओ बी जो है लंब है ए बी के, अगर उधर से देखा जाए, ठीक है। अब जान लेते हैं वृत्त। तो वृत्त आप जानते होंगे कि गोल सर्किल होता है, तो किसी बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त कहलाता है। एक बिंदु ले लेते हैं, उससे समान दूरी पर एक क्षेत्र घेरते हैं हम लोग, तो सभी जगह समान दूरी लेंगे तो गोल पैटर्न मिलेगा, बिल्कुल। यानी हम एक बिंदु से चारों तरफ जब समान दूरी लेते हैं तो हमें गोल पैटर्न मिलता है। ये चूंकि वृत्त जैसा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन निश्चित रूप से आप देखिएगा कैसे एक समान दूरी ले सकते हैं, तो आप वो प्रकार से बना के देखिएगा। एक बिंदु लीजिए, उसके चारों तरफ समान दूरी खींचिए, एक निश्चित रूप से गोला मिलेगा आपको, वृत्त मिलेगा। तो वृत्त उसी को कहते हैं। आगे देखिए, अब चतुर्भुज देख लेते हैं। तो चतुर्भुज का नाम ही है चतुर्भुज, चार भुजा। तो चार भुजा वाली जो भी आकृति होगी वो चतुर्भुज कहलाएगी, ठीक है। तो बंद होनी चाहिए, चार केवल भुजाएं नहीं होनी चाहिए। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे में हम आय जानते हैं, वर्ग जानते हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और भी बहुत सारे हैं। जटिल है इसका प्रकार, लेकिन जो सिंपल हम लोग जानते हैं वो बता दिया मैं। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन वाले पदों का परिभाषा। पहला है समांतर रेखाएं। रेखाएं जान लिए तो अब समांतर रेखाएं भी जान लेंगे, इसलिए पहले वो पद जरूरी था रेखा के बारे में जानना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। हम दो रेखाएं ले लेते हैं, एक रेखा में ये ले लिया और ऐसा रेखा दूसरा खींचूं जो इसको कभी भी कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे, तो बिल्कुल जितना इस सभी दूरियां समान दूरी रहनी चाहिए ना, तो सभी जगह बराबर लूंगा मैं। यानी जितना दूरी यहाँ पर है उतना ही दूरी यहाँ पे, उतना ही दूरी यहाँ पे, सभी जगह अगर दूरी समान रहे ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कहीं भी नहीं काटेंगी, इसलिए ये दोनों समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है। आगे है लंब रेखा। लंब रेखा क्या होता है, तो लंब का मतलब समझ लीजिएगा 90 डिग्री, समकोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं या गिरती हैं एक दूसरे पर, तो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, वो दूसरी रेखा पर गिर रही है, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर गिर रहे हैं, तो निश्चित है कि उनके दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप बस इसी तरह बनाए, आप इसको रेखा को इधर भी बढ़ा देंगे तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। सी तो देखा जाए तो ए सी किस पे लंब है, ओ बी पर, और ओ बी किस पे लंब है, ए सी पर। यानी ये सभी प्रकार से एक दूसरे पर सभी का सभी लंब है, ठीक है। अब जान जाते हैं हम लोग रेखाखंड।
हम जाने रेखा, लेकिन यहाँ पे दे रहा है रेखा खंड, यानी रेखा का खंड कर दिया गया, भाग बना दिया गया। वो भाग रेखा की तरह अनिश्चित रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो रेखा का वह भाग जिसके दोनों सिरे को किसी भी दिशा में फैलाया नहीं जा सकता, तो रेखा खंड हो गया, यानी रेखा का खंड कर दिया गया, भाग बना दिया गया। जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक एक रेखा लिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्या आप 4 सेंटीमीटर से अपने आप बढ़ा सकते हैं इसको? तो 4 सेंटीमीटर की लंबाई का एक भाग ले लिया हम, रेखा का एक भाग, जिसको हम कभी भी बढ़ा नहीं सकते। 4 से हम 5 अपने आप नहीं कर सकते, लेकिन एक शांत रेखा लेते हैं जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई है, तो उसे हम बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। अब जानते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। वृत्त का केंद्र हम लोग जानते हैं कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये उसकी परिधि होगी। इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसको और बढ़ा दे दोनों, तो 2 और ले लेता हूँ, व्यास हो जाता है। ये आप लोग जानते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो हमने अभी भी जाना कि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। इधर भी वही त्रिज्या लंबाई मिलेगा, उसी लंबाई का त्रिज्या मिलेगा, इधर भी चारों तरफ। ठीक है, अब जान लेते हैं वर्ग। तो हमने अभी बताया मैं कि वर्ग भी एक चतुर्भुज है। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, वही वर्ग कहलाता है। तो चतुर्भुज तो हम जान के 4 भुजाओं से बंद आकृति, लेकिन वैसा लेना है इसमें चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर, और प्रत्येक कोण क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ये 2 अभिधारणा दिया हुआ है। अभिधारणा मतलब एक कल्पना है, एक मैथ का नियम है, उस पर हमें विचार करना है। पहला कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर हम 2 भिन्न बिंदु लेते हैं, ए और बी। भिन्न का मतलब अलग अलग बिंदु लिए, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। फिर कह रहा है कि एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो ए और बी के बीच एक और बिंदु ले लेते हैं सी। तो देखा जाए तो ये तीनों एक ही रेखा में आएंगे, है ना। तो इस तरह के बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है। संरेख, एक ही रेखा में, समान रेखा में। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। यानी अब जो बिंदु हैं ए, बी और सी, कहीं ले लेता हूँ, ये तीनों एक रेखा पर विद्यमान नहीं है। रेखा अगर लेते हैं तो ये इस तरह हो जाती है, अलग अलग रेखाओं पर विद्यमान है ना। तो आगे क्या बोल रहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? ये जो हमने अभिधारणा लिया, इनमें कौन ऐसा शब्द है जो अपरिभाषित है? क्या अभिधारणाएं अविरोधी हैं, यानी नियम का विरोध नहीं करती हैं, यानी संगत है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। यूक्लिड ने जो भी अभिधारणा कल्पना दिया था उससे प्राप्त होती है, वो भी स्पष्ट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं उसका हल। क्या रहा है यहाँ पे कि ऐसे अनेक पद हैं जो अपरिभाषित हैं। बहुत सारे पद हैं जिनकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। जैसे में असंरेख बिंदु है और असंरेख बिंदु है, वही यहाँ पे जो हम जाने कि संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। इन्हें संरेख क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, असंरेख कैसे कहते हैं, इनकी अभी भी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इस प्रकार अंदाजा लगाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये अविरोधी होती हैं, संगत लगती हैं। ठीक है ना, विरोध नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनमें 2 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। एक रेखा पर हो सकता है, एक नहीं भी हो सकता है। तो वही यहाँ पे जो पहला दिया था उसके लिए, अर्थात यदि 2 बिंदु ए और बी दिए हुए हों तो उनके बीच में स्थित एक बिंदु सी होता है, यानी हो सकता है, जो संरेख होगा। यदि ए और बी दिए हुए हों तो हम एक ऐसा बिंदु सी ले सकते हैं जो बी, ए और बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होता है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी आगे एक प्रश्न में पूछा कि क्या ये जो है यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? तो यह अभिग्रहित यूक्लिड की अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि यूक्लिड ने इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। 2 बिंदुओं के बीच एक बिंदु संरेख, एक असंरेख, यानी इसकी परिभाषा नहीं दी थी, इसलिए अपरिभाषित है।
फिर भी ये अभिगृहित 5.1 का अनुसरण करते हैं, उसके जैसे लगभग हैं। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं किताब में अभिगृहित 5.1 पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 99। तो क्या बताया इसमें कि दिए हुए दो भिन्न बिंदु अलग अलग बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। उन्होंने बताया कि दो अलग अलग बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, लगभग उन्हीं जैसा है ये, लेकिन पूरी तरह से मैच नहीं करता। इसीलिए ये स्पष्ट रूप से ये जो नियम है, अवधारणा है, यूक्लिड के अभिगृहितों का तो पालन नहीं करते, इसलिए इनकी परिभाषा भी नहीं दी गई, इसलिए अपरिभाषित है। अब अगला क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच, दो बिंदु लेना है ए और बी, उनके बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, सी यानी बीचों बीच स्थित है, इसीलिए ए सी जो है बी सी के बराबर हो गया। सिद्ध करना हमें ए सी जो है ए बी का आधा है। ए सी क्या है? पूरे ए बी का आधा भाग है 1/2। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आकृति यहाँ पे खींच दिया गया है। तो हल में हम लोग लिखेंगे, तो ऐसे प्रश्नों में सिद्ध करने वाले में हम लोग दिया जो रहता है उसे लिख लेते हैं। दिया है ए सी बराबर बी सी, अभी ऊपर दिया था। सिद्ध क्या करना है हमें? जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, ए सी बराबर हाफ ए बी। फिर परमाणु हेडिंग डालते हैं और डैश मार के लिखते हैं वही बात जो दिया है, ए सी बराबर बी सी दिया है। फिर अब इसी ए सी बराबर बी सी में हम क्या करेंगे कि चूंकि ए सी को हमें ए बी का आधा करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक नियम लगाएंगे कि ए सी में ए सी को जोड़ देंगे ताकि ये 2 हो जाएगा, और 2 को इधर भेज देंगे तो भाग लग जाएगा। अब बी सी में भी जैसे ही ए सी जोड़ेंगे तो बी सी और ए सी दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए बी पूरी लंबाई, क्योंकि ए बी के अंदर ही दोनों है। तो यहाँ पर हमें ए सी और ए सी, 2 ए सी बन गए, एक ए सी है एक ही 2, और ए बी सी और ए सी दोनों को जोड़ा जाए ए सी और बी सी को, तो पूरा हमको ए बी मिल जाएगा, क्योंकि बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी। अब 2 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा हमारा ए सी बराबर हाफ ए बी, जो प्रूव्ड हो गया। लास्ट में प्रूव्ड या सिद्ध हुआ लिख देते हैं, ठीक है। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड, यही जो अभी हमने प्रश्न हल किया, जो सी बिंदु है वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। यानी अभी मैंने बताया था कि सी जो है मध्य बिंदु है बी का। हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। क्या सिद्ध करना है? कि किसी भी रेखाखंड का एक ही केवल मध्य बिंदु होता है, एक ही, एक से अधिक नहीं हो सकता। ये भी बात सही है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो बिंदु के बीच में केवल एक ही बिंदु खींचा जा सकता है बीचों बीच, और अधिक नहीं खींचा जा सकता, ठीक है। लेकिन कैसे सिद्ध करते हैं ये बात देखिए। तो जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है क्या? सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, यानी जो बिंदु सी है ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, दे दिया है। जो बात यहीं पर दिया रहता है तो ये लिखने में आसान है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि एक रेखाखंड का एक ही केवल एक ही बिंदु होता है, वही बात लिख देते हैं हम डैश मार के। अब हेडिंग डालते हैं परमाण। परमाण में हम क्या लिखेंगे, यानी हमको प्रूफ देना है कि कैसे होता है ये। तो मान के चलते हैं कि माना कि डी एक अन्य मध्य बिंदु है, सी तो है ही, इस सी को साबित करने के लिए मध्य बिंदु हम एक और डी मान लेते हैं अपने से। आगे देखिए, जब सी को हमने मध्य बिंदु डी को मध्य बिंदु मान लिया, तो उसे भी ए बी के बीच में कहीं ना कहीं रखेंगे। तो क्या हमें पता चलेगा? जब वो भी मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर बी डी होगा। सी मध्य बिंदु था तो ए सी बराबर बी सी था, अब डी माने तो ए डी बराबर बी डी हो जाएगा, सी की जगह पर डी स्थान ले लेगा। लेकिन दिया है, क्या दिया है? कि ए बी का मध्य बिंदु सी है, अभी दिया था ऊपर, तो ए सी बराबर बी सी, तो ए सी बराबर बी सी हो गई। तो जो ए सी बराबर बी सी है वो क्या कर रहा है? हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है। हम तो हमने मान लिया जबरदस्ती कि डी मध्य बिंदु है, लेकिन जो पहले से सी दिया हुआ है वो मान्यताओं का विरोध कर रहा है, क्योंकि सी ही मध्य बिंदु है, इसकी जगह पे डी दूसरा मध्य बिंदु बनाया ही नहीं जा सकता। यानी डी विरोध करता है। क्या विरोध करता है? कि डी ए बी का एक अन्य मध्य बिंदु है। जो अभी हमने माना कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, उसका वो विरोध करता है सी। अब बात तो सही से सिद्ध करना है। तो इससे हमको क्या स्पष्ट है कि ए डी जो है
AC के बराबर है, यानी जो D है वही C है, यानी C के जगह पे ही D भी होगा। D अलग से कोई बिंदु नहीं होगा, यानी D जो है C का ही संपाती होगा। यानी C जहाँ पे D रख रहे हैं, समझिए वो C को ही यानी C की जगह पे ही रख रहे हैं, यानी C के संपाती है। इसलिए D और C एक ही रेखा पर और एक ही बिंदु हैं। ये बात हमें पता चल गया। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः सिद्ध होता है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, अधिक नहीं होता। ये प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हुआ। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए। छठवां प्रश्न है कि आकृति 5.10 ये दिया हुआ है में यदि AC बराबर BD, ये A से C और B से D दोनों बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, यानी ये जो AB है और CD ये भी आपस में बराबर है। तो जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है AC बराबर BD लिख लिए। सिद्ध क्या करना है? AB बराबर CD। अब प्रमाण लिखेंगे, जो दिया उसे लिख लेते हैं, AC बराबर, चूंकि AC बराबर BD क्वेश्चन में लिख देते हैं दिया है। अब AC हमको लाना है AB बराबर CD, तो हम AC में देख रहे हैं कि AC में ये BC शामिल है और BD में भी BC शामिल है। अगर दोनों को BC को निकाल दें तो AB बचेगा, CD बचेगा। तो हमने क्या किया, AC में से BC निकाल दिया, BD में से भी BC निकाल दिया। तो आप साफ देख सकते हैं कि जब आप AC में से BC निकालेंगे तो इतना दूरी बचेगा AB, और BD में से जब BC निकालेंगे तो CD बचेगा, जो हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार ये प्रूव हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। इसे जान लेते हैं कि यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? तो यूक्लिड ने अपने अभिगृहीत दिए थे, यानी जो नियम दिए थे, उनकी सूची में जो 5वां नियम है अभिगृहीत जिसको कहा जाता है, वो सर्वव्यापी है, तो सभी जगह लागू होता है। क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, यानी कि अभिगृहीत और अभिधारणा अलग अलग चीज होते हैं, ठीक ना। अभिगृहीत अलग चीज होता है, अभिधारणा अलग चीज होता है। क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि अभिगृहीत 5 है क्या, क्यों माना जाता है इसको सर्वव्यापी। तो हम यहाँ पे पहले जान लेंगे कि अभिगृहीत और अभिधारणा क्या होता है। तो यूक्लिड ने कई सारे अभिगृहीत अभिधारणा दिए थे, कल्पनाएं दिए थे जो सर्वव्यापी सत्य थे। उन्हें 2 भागों में बांटे थे, एक अभिगृहीत था, एक अभिधारणा थी। तो जो अभिधारणा होता है उसका प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जाता है जो विशेष रूप से ज्यामिति से जुड़े रहते हैं, ठीक ना। उन्होंने किया था ज्यामिति से, ज्यामिति मतलब क्या कहा जाता है, आकृति से संबंधित उनकी, तो वो अभिधारणाएं कहलाती। और दूसरी ओर जो अभिगृहीत का प्रयोग किया था या अवधारणाएं, उन्हें वे कल्पनाएं थी जो निरंतर गणित में प्रयोग किया गया, जिनका केवल ज्यामिति से ही संबंधित नहीं था, जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। यानी ये गणित में लगातार प्रयोग किए जाते हैं, जोड़ घटा गुणा भागा लंबाई चौड़ाई मापने में, लेकिन ज्यामिति से कोई खास संबंध नहीं था। ये बहुत, जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था, मतलब ज्यामिति के अलावा और भी था, ठीक है। तो अब हम जानते हैं उनका अभिगृहीत। ये रहा, कई सारे अभिगृहीत उन्होंने लिखा है। यहाँ पे 5वां जो अभिगृहीत है, ये अभिगृहीत पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। 2 चीजों या 2 से अधिक चीजों को मिलाकर ही पूर्ण किया जाता है, तो निश्चित है कि वो पूर्ण जो भाग मिलेगा वो प्रत्येक भाग से अधिक ही होगा। उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे किया गया है कि मान लीजिए उस 5वीं अभिधारणा का बात यहाँ पे बता रहा है कि अभिगृहीत 5 का अर्थ है से बड़ा, यानी इसकी परिभाषा देता है। जैसे यदि कोई राशि B किसी दूसरी राशि का A का एक भाग हो, तो A को राशि B और एक अन्य राशि C के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो सांकेतिक रूप से A जो है B से बड़ा होगा, और इसका अर्थ है कि कोई C ऐसा है जो कि A बराबर B प्लस C। कहने का मतलब है A जो है B और C के मिलने से बना है, तो A निश्चित है कि B से अधिक होगा और C से भी अधिक होगा। वही बात है, ये सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। कोई भी जानता है कि 2 चीजों से मिलकर जो चीजें बनी है, वो चीजें उनमें से प्रत्येक से अधिक ही होगी। तो यही बात है। तो यहाँ पे हम लास्ट में फाइनली आंसर दे देंगे कि क्योंकि यह विश्व के किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य है, इसलिए यह एक सर्वव्यापी या सार्वभौमिक सत्य है। इस प्रकार ये खत्म हुआ। तो आपको जो भी समस्या हो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा,
तो उसका तुरंत आपको सलूशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हम जो रोज वीडियो अपलोड करते हैं उसका तुरंत आपको मैसेज मिल जाए, इसको नोटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जानेंगे 5.2। धन्यवाद।